my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So स्टूडेंट आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे। स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर करेंगे और आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। सो भाई जल्दी से सब लोग सेशन में जुड़ जाएंगे, सेशन को पूरा अटेंड करेंगे। आप लोगों को फिर कुछ 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के लिए। सो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिएगा। Which one of the following is a probability method? ये क्वेश्चन स्टूडेंट रिसर्च का एक क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे डाला है। आपको बताना है Which one of the following is a probability method? तो बताइए स्टूडेंट निम्नलिखित में से जो आपकी प्राक्रियता विधि होती है ना। आपको पता है ना कि जब हम रिसर्च में क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे डालने के पीछे दो रीजन है कि एक तो DSSB में भी आपकी रिसर्च आती है, प्लस स्टूडेंट आपके UGC नेट में तो आती ही आती है। PGT में भी कुछ क्वेश्चन आपके रिसर्च के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। सो आपकी रिसर्च में स्टूडेंट जब हमें क्या करनी होती है, सैम्पलिंग करनी होती है, जिसके थ्रू हम अपने सैंपल को चुनते हैं, यानी कि अपने प्रतिदर्श को चुनते हैं। उसके लिए दो विधियों का उपयोग होता है। एक होती है प्रोबेबिलिटी, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वो होती है जिसमें प्रत्येक सैंपल के चुने जाने के एक समान अवसर होते हैं, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी वो होती है जिसमें एक समान अवसर नहीं होते हैं। ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। Which one of the following is a probability method? So क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी मेथड है वो इनमें से कौन सा है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। ओके, प्रोबेबिलिटी मतलब जब चुने जाने के एक समान अवसर हो, ऐसी सैम्पलिंग आपकी रैंडम सैम्पलिंग होती है। जबकि जो जजमेंट है, जो कोटा है, जो कन्वीनियंस है, ये आपकी इस कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखेंगे क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, लगभग किस पीएच पर केसीन अवक्षेपित होता है? बताइए स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि अप्रोक्सीमेटली वो कौन सी पीएच रहेगी जिस पे आपका जो केसीन है वो अवक्षेपित होता है, प्रेसिपिटेट होता है, बताइएगा। अब यहाँ पे एक चीज आप और समझ लो कि केसीन का अवक्षेपित होना क्या होता है। जब स्टूडेंट हम बात करते हैं मिल्क की, क्योंकि हम मिल्क की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा। जो मिल्क होता है स्टूडेंट, मिल्क के ही जो प्रोटीन होता है, यानी कि मिल्क के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, केसीन कहते हैं। इस केसीन में जब हम किसका एडिशन करते हैं, क्या मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं, तब ये क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे हमें वो पीएच ढूंढनी पड़ेगी जो एसिडिक पीएच हो, जिसपे आपका प्रोटीन अवक्षेपित हो सके। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 4.60। ये वो पीएच होती है स्टूडेंट जिसपे आपका प्रोटीन अवक्षेपित हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रति 150 ग्राम परोसने वाले केले में पोटेशियम सोडियम का अनुपात कितना होता है? आपको बताना है प्रति 150 ग्राम परोसने वाले केले में पोटेशियम सोडियम का अनुपात कितना होता है, यानी कि 150 ग्राम बनाना में कितना सोडियम और कितना पोटेशियम होता है। ये आपका क्वेश्चन है। बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ भाई। सब लोगों को आंसर देना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। प्रति 150 ग्राम परोसने वाले केले में जो पोटेशियम सोडियम का अनुपात होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, 358 होता है। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा, 358 होता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे, आपके लिए जानना जरूरी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, कुल फेनोलिक सामग्री के रूप में दर्शाया गया है किसे? बताओ भाई, हम इनमें से कुल फेनोलिक सामग्री के रूप में किसे दर्शाते हैं? अब इसके लिए आपको सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि फेनोलिक होते क्या हैं, है ना। ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये फेनोलिक होते क्या हैं, जब भी तो आप इनको बताओगे कि आगे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो स्टूडेंट जो आपके ये फिनॉल होते हैं ये एक तरीके के केमिकल कंपाउंड होते हैं,
ध्यान रखिएगा, रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। ओके, क्या पाया जाता है? एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, वो आपके फिनॉल होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपका जो कैटेचेनिक है, गैलिक है, टैनिक है, कार्सिटिक है, ये सारे के सारे स्टूडेंट आपके क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ये तो आप जानते ही हो, है ना। ये सारे के सारे जो एसिड है स्टूडेंट, इनमें से आपका जो ये कैटेचेनिक एसिड है, ये किस में पाया जाता है? ये फल में पाया जाता है ना। और किस में पाया जाता है स्टूडेंट? ये पाया जाता है आपका, मान लीजिए फ्रूट्स में पाया जाता है, टी में पाया जाता है ना। गैलिक एसिड के बारे में अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, तो ये भी चाय में मिलता है। और आप लोगों ने सुना होगा ना, एक होती है ओक की पत्ती, सो ओक लीव्स में आपको ये मिलता है ना। टैनिक एसिड की अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, तो आपको लेग्यूम्स में मिल जाता है, मटर में मिल जाता है, कॉफ़ी में मिल जाता है, टी में मिल जाता है, नट्स में मिल जाता है। एंड कार्सिटिक एसिड के बारे में अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, सो कार्सिटिक एसिड आपका एक क्या होता है? प्लांट फ्लेविनॉइड होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्या होता है स्टूडेंट? कार्सिटेनिक एसिड एक तरीके का क्या है? पिगमेंट होता है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है स्टूडेंट? एक तरीके का पिगमेंट होता है, जो कि एक तरीके का क्या है स्टूडेंट? फ्लेविनॉइड है। इसको आप नोट डाउन करेंगे एंड इनको सारी चीजों को आपको लिखना है, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट? एक तरीके का फ्लेविनॉइड होता है, जो आपको ज्यादातर किन चीजों में देखने के लिए मिल जाएगा? जैसे कि वाइन में, ओनियन में, ग्रीन टी में, एप्पल में और बेरीज में, ठीक है ना। अब आपकी बात आ जाती है क्वेश्चन के आंसर की। सो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट? एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन था कुल फेनोलिक सामग्री के रूप में हम किसे दर्शाते हैं? क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट गैलिक एसिड। ओके, ध्यान से देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट? गैलिक एसिड हो जाएगा। चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपके सामने है, शारीरिक गतिविधि इन सभी को छोड़कर एक व्यक्ति की मदद करती हैं। आपको बताना है कि जो शारीरिक गतिविधि होती हैं वो एक व्यक्ति की मदद करती हैं, बट इनमें से कोई एक चीज ऐसी है कि उसे छोड़ के बाकी हर चीज में मदद करती हैं। तो वो जो छोड़ना है वो क्या चीज है, ये आपको बताना है। बताइएगा। पेट की चर्बी कम होना, लगातार वजन घटाने, मांसपेशियों को बनाए रखने, पसीने के माध्यम से विष का नुकसान करने। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? भाई शारीरिक गतिविधि व्यक्ति की मदद करती है हर चीज में, बट इनमें से कोई वो एक चीज है जिसमें शारीरिक गतिविधि व्यक्ति की मदद नहीं करती है। वो आपकी कौन सी गतिविधि है? बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर? बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे लगातार वजन घटाने, है ना। अगर आप बात कर रहे हो फिजिकल एक्टिविटी, आपकी क्या करेगी भाई? लगातार मदद करती रहेगी। आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहोगे सो आपका वजन लगातार क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। ऐसा नहीं होता है ना। आपका भले मान लीजिए बेली फैट रिड्यूस हो जाएगा, आपका मान लीजिए दोबारा से मसल्स रिटेन हो सकती हैं, है ना, टॉक्सिक बाहर जा सकते हैं, बट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लगातार वेट लॉस नहीं हो सकता। वो एक पर्टिकुलर टाइम तक एक पर्टिकुलर अमाउंट में होता है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने? क्वेश्चन देखो अच्छे से, क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट एक बार। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया भाई? एक बार अच्छे से देख लो। क्वेश्चन है, बोतल बंद दूध तेज धूप के संपर्क में आने से नुकसान होता है। बताइएगा अगर आप बोतल में बंद दूध को तेज धूप के संपर्क में लेकर आओगे तो किस चीज का नुकसान होता है, यही आपको बताना है। बताइए स्टूडेंट्स, अगर हम बॉटल में पैक्ड मिल्क को तेज धूप के संपर्क में लेकर आते हैं तो उसमें से क्या ऐसी चीज है जो नष्ट हो जाएगी? क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? राइबोफ्लेविन। ओके, जो राइबोफ्लेविन होता है, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट? विटामिन B2 के नाम से भी जानते हैं। अगर आपका बात करें तो अगर आप धूप के कांटेक्ट में रखेंगे मिल्क को जो कि बॉटल में पैक्ड है, वो ये क्या कर देगा? विटामिन नष्ट कर देगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने अच्छे से देखो। दूध का पीलापन किसके कारण होता है?
आपको बताना है जो दूध में मौजूद पीलापन होता है, जो येलोइश एक कलर होता है, येलोइश टच होता है एक मिल्क के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, बताइए। सब लोग आंसर लगाएंगे स्टूडेंट, सब लोगों को आंसर बताना है कि जो आपका दूध का पीलापन है ये किसके कारण होता है। तो ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, कैरोटीन के कारण होता है, जो कि आपका विटामिन ए होता है ना। ये ध्यान रखिएगा, जो दूध का पीलापन होता है उसके अंदर मौजूद कैरोटीन की वजह से होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखो, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में बीएमआर कितना बढ़ जाता है। आपको पता है ना प्रेगनेंसी में ट्राइमेस्टर्स होते हैं, है ना। प्रेगनेंसी आपकी टोटल 3 ट्राइमेस्टर में बटी रहती है। सो जो तीसरा ट्राइमेस्टर होता है उसमें बीएमआर कितना बढ़ जाता है, ये आपको बताना है। बताइए स्टूडेंट, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में बीएमआर कितना बढ़ जाता है, बताइए स्टूडेंट्स, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। सब लोगों को आंसर देना है कि गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में जो बीएमआर बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, बताओ। सब लोग आंसर देंगे स्टूडेंट्स, कितना बढ़ जाता है बताइएगा, 12%। ओके, कितना बढ़ेगा स्टूडेंट, 12% बीएमआर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट 12% इंक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। कोली रूप जीवाणु कौन से होते हैं, आपको बताना है। जो कोली बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, बताओ भाई। सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट कि जो कोली बैक्टीरिया होते हैं ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको इनके बारे में एक बात मैं बता देती हूँ कोली बैक्टीरिया के बारे में, कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए पहली बात, कि जो कोली बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट, ये एनारोबिक होते हैं, यानी कि इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि ये आपके क्या होते हैं, एनारोबिक होते हैं, इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब आ जाती है बात आपके क्वेश्चन के आंसर की। सो ये कैसे होते हैं, रॉड शेप के होते हैं। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा, इनका जो आकार होता है कैसा होता है स्टूडेंट, एक रॉड के जैसा होता है। ओके, चलिए आगे ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन डी का कार्यात्मक रूप से सक्रिय रूप क्या कहलाता है। आपको बताना है कि जो एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की वो क्या होती है, बताओ भाई। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, बताइए। कोलीकैल्सिफेरॉल, अर्गोकैल्सिफेरॉल, डिहाइड्रोकोलेकोलेस्ट्रॉल, डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। विटामिन डी का कार्यात्मक रूप से सक्रिय रूप क्या कहलाता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज, बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। सब लोगों को आंसर लगाना है स्टूडेंट्स, बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। अच्छा, एक बात आपको मैं और बता देती हूँ स्टूडेंट्स, कि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होता क्या है। तो स्टूडेंट, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें कुछ को ग्राम पॉजिटिव कुछ को ग्राम नेगेटिव कहते हैं। और ये इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग की जाती है। जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग में जो बैक्टीरिया क्या करता है, बैंगनी कलर देता है स्टेनिंग के दौरान, वो ग्राम पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो पिंक कलर देता है वो आपका ग्राम नेगेटिव होता है, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। सो कलर्स याद रखिए, एक में बैंगनी आता है एक में पिंक आता है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट बिल्कुल यूजीसी नेट लेवल का है, क्योंकि ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, एंड ऐसा क्वेश्चन यूजीसी में ही आता है ना। एक तरफ आपकी सूची ए दी गई है, एक तरफ सूची बी दी गई है, आपको सूची ए को सूची बी से मैच करना है ना। सो देख लीजिएगा, सेलेनियम है, सेलेनियम, विटामिन ई, फ्लेविनॉइड्स एंड लाइकोपीन। तो देखिए आप एक बार निगाह में इन्हें हिंदी में बसा लीजिएगा, देन उसके बाद आपको इंग्लिश में दिखाती हूँ और फिर आपको इसका कोड दिखाऊंगी कि क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे क्या लगाना है ना। सो सेलेनियम है लहसुन,
विटामिन ई टमाटर, फ्लेविनॉइड सूरजमुखी के बीज, लाइकोपीन समुद्री खाद्य पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, है ना। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट अच्छे से। अब एक बार इसकी लिस्ट को देख लीजिएगा इंग्लिश वाली, वो क्या अवेलेबल है देख लो भाई एक बार इंग्लिश वाले बच्चे भी, अदरवाइज आपको लगेगा कि आपको पता नहीं है, आपको क्वेश्चन नहीं दिखाया गया है। सो क्वेश्चन आपको भी दिखाया जा रहा है। सेलेनियम, विटामिन ई, फ्लेविनॉइड्स, लाइकोपीन, गार्लिक, टमाटो, सनफ्लावर सीड्स, सी फूड्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओके, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हम क्वेश्चन के कूट की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा चलिए ध्यान से देखते हैं, है ना। सबसे पहले आपका आंसर क्या आता है, सेलेनियम आपको सी फूड में मिलता है ना। विटामिन ई आपको सनफ्लावर सीड्स में मिलता है। ठीक है, फ्लेविनॉइड्स आपको कहाँ पे मिलते हैं स्टूडेंट्स, गार्लिक में मिलते हैं। एंड लाइकोपीन आपको कहाँ मिलता है, टमाटो में मिलता है ना। यही सेम फंडा आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, अपने हिंदी वाले पोर्शन पे भी अप्लाई करना होगा। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सेलेनियम मतलब समुद्री भोज्य पदार्थ, विटामिन ई मतलब सूरजमुखी के बीज, लाइकोपीन मतलब टमाटर और फ्लेविनॉइड्स मतलब लहसुन। यही आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से स्टूडेंट आपको क्या करने हैं, मैच करने हैं। सो एक तरफ आपके पोषक तत्वों का नाम है, दूसरी तरफ आपके वो फल या सब्जी है या बीज है, जो भी सोर्स है फूड का, वो दिया गया है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एंथ्रोपोमेट्री का उपयोग कर पोषण मूल्यांकन की विधि नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट का मेथड नहीं है। अच्छा, आपको मेरी क्लासेस को देख के एक चीज समझ में आ रही होगी कि फ्रीक्वेंटली एक ना एक क्वेश्चन रेगुलर मेरी क्लास में आपको इस टॉपिक का मिलता है। ठीक है, एंड ये ध्यान रखिए, ये जो आपका असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस वाला टॉपिक है, ये खुद में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हर बार इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ओके, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बताओ भाई जल्दी से। इनमें से वो कौन सा मेथड है जो एंथ्रोपोमेट्री में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि नॉट वाला ऑप्शन आपको चुनना है। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। देखो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है और पल्स रेट है वो आपके एंथ्रोपोमेट्री में नहीं आते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आते ही नहीं हैं। ओके, चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया गया है। एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके द्वारा शर्करा में परिवर्तित होता है। आपको बताना है स्टूडेंट, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है ये किसके द्वारा आपका कन्वर्ट होता है शुगर में, बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। देखो, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है स्टूडेंट, ये एक तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहले तो इतना समझ जाओ, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जनरेट होते हैं। अब चाहे वो मेटाबॉलिज्म आपके कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे फैट का हो, चाहे प्रोटीन का हो, इनके दौरान ये जनरेट होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनका काम क्या होता है कि ये जब ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल पाती तो कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस करते हैं और उन्हें ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं स्टूडेंट, जब इन्हें प्रॉपर ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल पाती तो इनका काम क्या होता है, ये कीटोन बॉडीज को क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं और एज ए ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ग्लूकोज इन्हें इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इन्हें इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एनर्जी के स्थान पे, ग्लूकोज से जो प्राप्त होने वाली एनर्जी है उसके स्थान पे ये आपके कीटोन बॉडी से एनर्जी को लेना शुरू कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा, रूमिनेंट्स। ओके, जुगाली करने वाला, यहाँ पे आपका आंसर यही हो जाएगा, रूमिनेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली रूमिनेंट्स किससे रिलेटेड है, पाचन तंत्र से संबंधित है, इतना ध्यान रखेंगे। ओके, चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या दिया गया है, क्वेश्चन को समझो अच्छे से। क्वेश्चन है, एक डाई में शामिल होना चाहिए, एक डाई में स्टूडेंट क्या शामिल होना चाहिए, बताइएगा। सबको आंसर देना है कि जो एक डाई होती है, डाई में क्या शामिल होना चाहिए, बताओ भाई। सब लोग आंसर देंगे कि जो डाई होती है, डाई में क्या चीज इंक्लूड होनी चाहिए, बताइए भाई, बताओ स्टूडेंट्स। सब लोग आंसर देंगे स्टूडेंट, सब लोगों को बताना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि ये जो रूमिनेंट्स होते हैं स्टूडेंट, ये ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं? स्तनधारियों में पाए जाते हैं, जो मैमल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो भी आपका मटेरियल होता है जैसे ग्रास और जो भी वेजिटेटिव मटेरियल होता है उसको पचाने में हमारी मदद करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लो कि एक डाई में शामिल होना चाहिए, एक डाई में क्या शामिल होना चाहिए स्टूडेंट, बताइएगा सभी लोग, क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर? बताओ भाई, सबको बताना है कि डाई में आपकी क्या चीज इंक्लूड होनी चाहिए। डाई सब लोग समझते हैं क्या होती है, अब बताओ कि डाई में इनमें से क्या चीज ऐसी है जो इंक्लूड होनी चाहिए, ये आपको बताना है। ध्यान से देख लीजिएगा, डाई में स्टूडेंट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 क्रोमोफोर ग्रुप एंड 1 ऑक्सोक्रोम ग्रुप होना चाहिए। ओके, जब हम बात करते हैं डाई की, तो डाई में स्टूडेंट 1 आपका क्रोमोफोर ग्रुप होना चाहिए, 1 आपका ऑक्सोक्रोम ग्रुप होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्रोमोफोर की वजह से क्या आता है, कलर आता है, और ऑक्सोक्रोम वो होता है जो क्रोमोफोर को मॉडिफाई करने के काम में आता है ना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑक्सोक्रोम आपका क्या होता है, जो ये क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर कलर होता है, यानी कि कलर जो आपको दिखाई देता है, एंड ऑक्सोक्रोम क्या होता है, जिसकी वजह से वो कलर मॉडिफाई होता है। ओके, चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, मांसपेशियों के संकुचन के दौरान प्रतिक्रिया किसके बीच में होती है? भाई, जब आपकी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, सो वो प्रक्रिया किसके बीच में होती है, ये आपको बताना है। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जब हम बात करते हैं मांसपेशियों के संकुचन के दौरान प्रतिक्रिया के बारे में, वो प्रतिक्रिया किसके बीच में होती है, ये आप मुझे बताएंगे। तो बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? वो प्रतिक्रिया किसके बीच में होती है स्टूडेंट्स, बताओ, सब लोगों को आंसर लगाना है भाई, बताइएगा, बताइए स्टूडेंट्स, ये प्रक्रिया किसके बीच में होती है? अच्छा, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, एक्टिन और मायोसिन के बीच में होती है। प्रोटीन है ना ये, मसल्स में पाए जाने वाले। सो ध्यान से देख लीजिएगा, जो एक्टिन है और जो मायोसिन है उसके बीच में ही आपकी ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, ये प्रक्रिया एक्टिन और मायोसिन के बीच में पाई जाती है। चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑटोक्लेविंग के दौरान अंदर का तापमान आमतौर पर बना रहता है, कितना बना रहता है? देखो, ऑटोक्लेव ना, मैं आपको बता दूं, जस्ट लाइक प्रेशर कुकर, ऑटोक्लेव एक मशीन होती है जिसमें आप अपनी इच्छा से ताप को नियंत्रित कर सकते हो, अपनी इच्छा से प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हो, अपनी इच्छा से आप जितनी स्टीम देना चाहते हो किसी चीज को वो दे सकते हो। तो बेसिकली जो आपकी केमिस्ट्री लैब होती है वहाँ पे ऑटोक्लेव मशीन होती है। लगभग 5 तरीके की ऑटोक्लेव अवेलेबल है आप लोगों की, ठीक है ना। वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, एक आपकी जो लैब साइज होती है इतनी बड़ी माइक्रोवेव जैसी वो होती है, एक प्रेशर कुकर जैसी होती है, एक आपकी स्टूडेंट बहुत बड़ी होती है जो आपकी हॉस्पिटल्स में पाई जाती है ना। कितनी हो गई? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, प्रेशर कुकर जैसी, लेबोरेटरी के हिसाब से आपकी माइक्रोवेव जैसी, प्लस आपकी बहुत बड़े साइज की, है ना। सो ऑटोक्लेविंग का फंक्शन भी आपको पता चल गया कि ये आपकी केमिस्ट्री लैब में यूज होती है, जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, अपने टेम्परेचर को, अपनी स्टीम जितनी आप देना चाहते हो, है ना, इन सारी चीज़ों को आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन के आंसर की तरफ देख लेते हैं। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 121 डिग्री सेल्सियस से आपका 15 PSIG, है ना, इतना आपका क्या रहता है स्टूडेंट, टेम्परेचर रहता है ऑटोक्लेव के अंदर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेलेनियम का उपयोग कोफैक्टर के रूप में किया जाता है, बताइएगा भाई। जो सेलेनियम है, सेलेनियम का उपयोग आप कोफैक्टर के रूप में कहाँ पे करते हैं, किसके लिए करते हैं? अच्छा, ये बात और समझ लो, ये कोफैक्टर होता क्या है। ये नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, ये नेचर में प्रोटीन नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। जो कोफैक्टर होते हैं नेचर में प्रोटीन नहीं होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, एक तरीके के नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, और जो एक एंजाइम के लिए एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, यानी कि एंजाइम की स्पीड को बढ़ाने के लिए, एंजाइम जो काम कर रहा है उसकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि ग्लूटाथियोनोन पायरिडॉक्सेस, है ना, ग्लूटाथियोन पैरिडॉक्सेस, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, ये सारे के सारे एंजाइम ही तो है, टेस डेस डेज लेज, है ना, ये नाम से खुद ही पता चल रहा है, ये सारे के सारे क्या है, एंजाइम है, चाहे टेज हो, चाहे डेज हो, चाहे डेज हो, चाहे लेज हो, है ना, ये सब एंजाइम है। सो आंसर क्या बन जाएगा, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, है ना, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर खाद्य योजक नहीं माना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जिसे जनरली आप एक क्या नहीं मानते हैं स्टूडेंट, एक फूड एडिटिव नहीं मानते हैं, बताइएगा। इनमें से ऐसा क्या है जिसे जनरली एक फूड एडिटिव नहीं माना जाता है। नमक, कृत्रिम मिठास, एंटीऑक्सीडेंट और अग्नाशय की कृत्रिम रंग कोशिकाएं, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सब लोगों को बताना है स्टूडेंट कि क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइएगा। नमक, कृत्रिम मिठास, एंटीऑक्सीडेंट और अग्नाशय की कृत्रिम रंग कोशिकाएं, क्या बनेगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। सब लोग बताएंगे स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली कंसीडर्ड टू बी अ फूड एडिटिव्स, क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट सॉल्ट। ओके, जो आपका क्या होता है स्टूडेंट, सॉल्ट होता है, उसको हम एज ए फूड एडिटिव कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे, जो सॉल्ट होता है स्टूडेंट, सॉल्ट को एज ए फूड एडिटिव कंसीडर नहीं किया जाता है। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा, यही आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, पैनक्रियास की अल्फा सेल द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताइए। आपको बताना है कि जो पैनक्रियास की अल्फा सेल्स होती हैं स्टूडेंट, उनके द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेटेड होता है, बताइए। सब लोगों को आंसर देना है कि पैनक्रियास की अल्फा सेल के द्वारा कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, बताओ भाई जल्दी से, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। पैनक्रियास की जो अल्फा सेल होती हैं उसके द्वारा स्टूडेंट जो हार्मोन सिक्रीट होता है, वो हार्मोन कौन सा है, ग्लूकेगॉन हार्मोन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, वो हार्मोन कौन सा है स्टूडेंट, ग्लूकेगॉन हार्मोन। ठीक है जी, चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखो, पोरिन मौजूद होता है, किस चीज में पोरिन मौजूद होता है, ये आपको बताना है। अभी आपको बताऊंगी पोरिन होता क्या है, चिंता मत कीजिएगा। सो आप मुझे बताइए कि पोरिन किस चीज में मौजूद होता है, ये आपको बताना है। सो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताइए स्टूडेंट कि जो पोरिन है, पोरिन किस चीज में मौजूद होता है। सब आंसर लगाएंगे और मुझे बताएंगे स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अच्छा देखो, यहाँ पर आपको एक बात बता देती हूँ, जो पोरिन होता है स्टूडेंट, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है ना, क्या होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है, जिसका काम ये है कि ये कोशिका के अंदर क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ प्रोटीन या एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट में मदद करता है। ओके, ये क्या करता है, कोशिका के अंदर ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मदद करता है, यानी कि पोषक तत्वों के आदान प्रदान में क्या करता है, मदद करता है। और ये किस में पाया जाता है स्टूडेंट, ये पाया जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा, ये किस में पाया जाता है स्टूडेंट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। समझ लीजिए इसको अच्छे से, किस में पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, प्रबंध का एक अनुशासन है, प्रतिभा, खुफिया, विज्ञान और कला। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस को आप समझ सकते हो, इसे खुफिया मत ही समझो, इसको समझो बुद्धि, है ना। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से, प्रबंध का एक अनुशासन है, प्रतिभा, बुद्धि, विज्ञान और कला, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन ऑफ, बताओ क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स।
मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन ऑफ टैलेंट, इंटेलिजेंस, साइंस एंड आर्ट। वैसे जनरली स्टूडेंट आपको यहाँ पे जो आंसर देखने के लिए मिल रहा है, जब आप क्वेश्चंस को बाकी जगह भी देखते हो सो आपको दोनों ये आंसर साथ में देखने के लिए मिलते हैं, बट यहाँ अलग अलग देखने के लिए मिल रहे हैं क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। दैट्स वाई मैंने आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा कला। ये मैनेजमेंट का एक अनुशासन किसे माना जाता है? आर्ट को माना जाता है। ये प्रबंध का हम एक अनुशासन किसे मानते हैं स्टूडेंट? आर्ट को मानते हैं। चलिएगा, जबकि आपको पता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी होता है और एक साइंस भी होता है। सो डिपेंड ऑन ऑप्शन हमें आंसर लगाना होगा। निम्नलिखित में से किसे नियमित रूप से आयरन युक्त भोजन की आवश्यकता नहीं होती है? भाई कौन इनमें से ऐसा है जिसे रेगुलर तौर पे आयरन रिच डाइट की जरूरत नहीं पड़ती है? Who among the followings does not necessarily require iron rich food on routine basis? बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। इनमें से कौन ऐसा है जिसे रेगुलर बेसिस पे डाइट में आयरन नहीं चाहिए होता है? बताओ जी, कौन होगा ऐसा? क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? बताइए भाई, इनमें से कौन ऐसा है जिसे रेगुलर बेसिस पे आयरन की जरूरत नहीं होगी? वो कौन होगा स्टूडेंट? पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन, है ना, जिसके मीनोपोज क्या हो गए हैं स्टूडेंट? हो गए हैं, यानी कि आपका जैसे मेनार्की स्टार्टिंग वाला फेज है, मीनोपॉज एंडिंग वाला फेज है। सो मीनोपॉज की जो बाद वाली आपकी महिला होती है जिसका मीनोपॉज हो चुका होता है, उसको डाइट में रेगुलर आयरन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, यही आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है। सफल डाइटर में निम्नलिखित गुणों को छोड़कर शामिल है। बताओ भाई, जो आपका एक सफल डाइटर होता है उसमें एक गुण को छोड़ के बाकी सारे गुण सम्मिलित होते हैं, है ना। निम्नलिखित गुणों को छोड़कर शामिल है, क्या ऐसी चीज है जिसे छोड़ के बाकी उसके गुणों में इंक्लूड होते हैं जो एक सफल डाइटर होता है? बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। दैनिक आधार पर व्यायाम, नाश्ता छोड़ने के लिए, लगातार आहार आयोजन रखने के लिए, आहार से वसा और कार्बोहाइड्रेट को कम करने के लिए। बताइएगा सफल डाइटर निम्नलिखित गुणों को छोड़कर शामिल है। सफल डाइटर में स्टूडेंट यानी कि प्रॉपर डाइटर में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है? बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सब लोग आंसर बताएंगे स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सब लोगों को आंसर देना है, बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। सक्सेसफुल डाइटर इंक्लूड्स द फॉलोइंग क्वालिटीज एक्सेप्ट, है ना। क्या क्वालिटी होगी स्टूडेंट? टू मिनिमाइज फैट एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम डाइट। ओके, क्या हो जाएगी? टू मिनिमाइज फैट एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम डाइट। ओके, क्योंकि लगातार आहार आयोजना रखना ये भी नहीं होगा, नाश्ता छोड़ने के लिए ये भी नहीं होगा, दैनिक आहार पर व्यायाम भारी या हल्का ये भी नहीं होगा। सो डाइटर की बात चल रही है, सो डाइट से रिलेटेड पॉइंट होगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा, जब बात किसकी चल रही है? डाइट की चल रही है। सो पॉइंट भी किससे संबंधित आंसर में आएगा? डाइट से रिलेटेड आएगा। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा टू मिनिमाइज फैट एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम डाइट। ओके, चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखो, अपचनीय खाद्य सामग्री जो बृहद आंत में कुछ जीवाणुओं के विकास और गतिविधि को उत्तेजित करती है क्या कहलाती है? बताइएगा, बताओ स्टूडेंट्स। एक अपचनीय खाद्य सामग्री जो कि आपके शरीर में पच नहीं रही है, बट वो आपकी बड़ी आंत में कुछ जीवाणुओं के विकास के लिए क्या कर रही है? उन्हें उत्तेजित कर रही है, वो आपकी क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। सो मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताओ स्टूडेंट्स। एंड ये भी समझ लेना कि क्या लिखा हुआ है, खाद्य अपचनीय सामग्री। इस शब्द पे जरूर ध्यान दे लीजिएगा, कल ही आपको मैंने इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन कराया था कि खाद्य अपचनीय सामग्री क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन समझ लो, खाद्य अपचनीय सामग्री क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? प्रीबायोटिक। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट प्रीबायोटिक। ओके, चलिए
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोटीन कुपोषण नामक स्थिति की ओर जाता है। बताओ भाई, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड, क्या होगा? जो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है वो इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। इनमें से प्रोटीन डेफिशिएंसी कौन सी होगी स्टूडेंट? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है एंड ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, है ना। सो प्रोटीन कुपोषण नामक स्थिति की ओर ले जाता है क्वेश्योरकर, है ना। क्वेश्योरकर क्या होता है? जिसमें बच्चे का चेहरा चंद्रमा के समान हो जाता है, शरीर में जलीय सूजन हो जाती है ना। वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्योरकर। ओके, चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या दिया गया है। आयोडीन की कमी से एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे क्या कहते हैं? बताओ भाई। इनमें से एक ऐसी स्थिति है जो कब डेवलप होती है स्टूडेंट? जब बॉडी में आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन एक मिनरल है ना। आपको बताना है कि आयोडीन मिनरल की कमी से शरीर में जो एक स्थिति उत्पन्न होती है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो बताओ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बताइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा कि आयोडीन की कमी से एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ये आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे? हाइपोथायराइडिज्म। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा, हाइपोथायराइडिज्म आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। एंड हाइपो वर्ड जहां भी यूज किया जाता है वो कम के लिए किया जाता है, हाइपर वर्ड जहां भी यूज किया जाता है वो ज्यादा के लिए किया जाता है। एक संतुलित आहार को प्रोटीन से कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रदान करनी चाहिए? बताइएगा। अगर आप एक संतुलित आहार की बात कर रहे हो तो उसे प्रोटीन से कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रदान करनी चाहिए? बताइएगा क्या बनेगा स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 50 to 60, 30 to 50, 20 to 40, 10 to 15, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट? एक संतुलित आहार को प्रोटीन से लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा की प्राप्ति करनी चाहिए? क्या होगा स्टूडेंट सही आंसर यहाँ पे, बताओ। देखिए क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 10 to 15। ओके, चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा रासायनिक स्कोर यानी कि कैलोरीज होती है? आपको बताना है इनमें से कैलोरीज का सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है? बताओ भाई। सब लोग आंसर लगाएंगे कि इनमें से जो सबसे बेहतरीन कैलोरीज का सोर्स है वो आपका क्या होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा कैलोरीज किस में मिल रही हैं, जो सबसे बेहतर यानी कि बेस्ट कैलोरीज हैं वो किस में मिल रही हैं ये आपको बताना है। बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, है ना। जिसका रासायनिक स्कोर सबसे अच्छा है, जिसका केमिकल स्कोर सबसे अच्छा है, जिसमें कैलोरीज अच्छी मिल रही हैं, वो चीज क्या है आपकी? अंडा, एग होता है, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट? अंडा कहेंगे यानी कि एग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखो भाई अच्छे से। वह डाई जो कपड़ा निर्माण के दौरान विकसित होती है और एक रासायनिक प्रतिक्रिया से खुद को संसाधित करती है वो कौन सी डाई कहलाती है? द डाई विच इज डेवलप्ड ड्यूरिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इटसेल्फ फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन इज। भाई एक ऐसी आपकी डाई जो खुद ही डेवलप हो जाती है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के दौरान, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है वो तब डेवलप हो जाती है और वो खुद से ही केमिकल रिएक्शन करती है, वो आपकी कौन सी डाई कहलाती है? बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट। सबको आंसर देना है। वो डाई जो कपड़ा निर्माण के दौरान विकसित होती है और रासायनिक प्रक्रिया से खुद को संसाधित करती है, ऐसी डाई को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बता दो क्या कहा जाता है स्टूडेंट ऐसी वाली डाई को? बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ऐसी डाई को हम कहते हैं स्टूडेंट एजो डाई। ओके, जिसको बैन कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है ना। सो इनको हम आइस डाई भी कहते हैं, नेफ्थॉल डाई भी कहते हैं। जो एजोइक डाई होते हैं आप जानते हो कि उसका जो नाम होता है नेफ्थॉल डाई भी होता है ना। उसको आइस डाई भी कहा जाता है, ठंडे रंग भी कहा जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है स्टूडेंट। दोनों सिरों पर नुकीली खादी की बनी सफेद रंग की टोपी क्या कहलाती है? भाई आपका क्या लिखा है? दोनों सिरों पे नोक है,
है ना, दोनों सिरों पे नोक है और सफेद रंग की टोपी है जो खादी की बनी हुई है, क्या कहलाती है बताइएगा। सबको आंसर देना है और बताएंगे कि ऐसी टोपी जिसमें दोनों तरफ नोक होती है, सफेद रंग की टोपी होती है और खादी की बनी हुई होती है, वो टोपी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी से। क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। उस टोपी को आप किस नाम से जानते हो स्टूडेंट, गांधी टोपी के नाम से जानते हो, है ना। मार्केट में अगर आप जाओगे और गांधी टोपी बोलोगे तो कोई भी आपको वो टोपी निकाल कर दे देगा, यानी कि मार्केट में भी इसी नाम से ये कैप अवेलेबल होती, गांधी टोपी कहते हैं, वाइट कलर की होती है एंड दोनों ओर उसमें नोक होती है, ऐसे लंबी लगाई जाती है। ठीक है जी। एक बार बचपन में मैं गांधी जी बनी थी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, तो तब खरीदी थी इसलिए याद आ गया। ठीक है ना। तो चलिए, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक शेयर करो एंड रेगुलर क्लासेस में जुड़ना मत भूलना। क्लासेस आपकी रेगुलर चलती हैं, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। सो फिर से मिलते हैं स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।